Hello aspirants, I hope you are well and motivated. I welcome you all to the Ticket to Mains program. आज PT 365 सीरीज़ में एनवायरनमेंट की चौथी क्लास है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इस लेक्चर के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इंडेक्स पब्लिश की गई है किसके द्वारा? येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। एस्टोनिया द कंट्री इज़ एट द टॉप पोजीशन। इंडिया की रैंक है इसमें 176। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है गोल्डमैन शोनेफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है कैमल्स। अब देखिए यूपीएससी स्पीसीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है। हर साल 2-3 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। तो कैमल आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट बना हुआ है। कैमल्स आर फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। कैमल इज़ द स्टेट कैपिटल ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। कैमल के साथ साथ और कौन सा स्टेट एनिमल है? चिंकारा। ये चिंकारा वही है जो सलमान खान का जो कंट्रोवर्शियल केस है, ये वही है। तो कैमल इज़ ए हर्बीवोर, मीन्स सिर्फ वेजिटेबल्स खाता है, ये नॉनवेज नहीं खाता है। कैमल का कोई IUCN स्टेटस नहीं है, IUCN इसको कवर नहीं करता है। कैमल का कोई IUCN स्टेटस नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में कैमल को इंक्लूड किया गया है। तो मीन्स कैमल को वही प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं जो टाइगर के लिए हैं। नेक्स्ट है खैराई कैमल। अब खैराई कैमल यूपीएससी ने 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी था रिगार्डिंग खैराई कैमल, तो इसको देख लेते हैं। इन गुजरात दे आर फाउंड इन गुजरात कच्छ सॉल्ट मार्सेस। ये गुजरात के कच्छ में मिलते हैं। इनका नेम पड़ा है किससे? खारा। खारा मीन्स सैलाइन, जो नमकीन होता है उसको खारा कहते हैं, उससे इनका नाम पड़ा है खाराई। दे आर अडेप्टेड टू डेजर्ट एंड कोस्टल इकोसिस्टम। दे आर नोन फॉर देयर स्विमिंग स्किल्स मीन्स ऊँट नॉर्मली स्विमिंग नहीं कर सकता है, लेकिन खाराई कैमल जो हैं ये स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये कैमल जो है स्विमिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना चारा चुगने के लिए मैंग्रोव्स वगैरह ये लोग खाते हैं, तो ये चारे के लिए ये काफ़ी दूर दूर तक 2 से 3 किलोमीटर तक स्विमिंग करके चले जाते हैं। सो दे स्विम टू ग्रेज ऑन मैंग्रोव्स। दे आर इकोटोनल स्पीसीज। अब देखिए ये एक नया टर्म है, ये एनवायरनमेंट में आपने स्टैटिक्स जब पढ़े होंगे तब पढ़ा होगा कि इकोटोन क्या होता है। इकोटोन, ठीक है। तो ये एक इकोटोनल स्पीसीज है। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो 2 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं उनके बीच का जो एरिया होता है, उनके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होता है उसको बोलते हैं इकोटोन, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या है कि ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम है। फिर नियर बाई सी एरिया है जहाँ पे मैंग्रोव्स वगैरह पाए जाते हैं, तो इस डेजर्ट इकोसिस्टम से निकल के ये मैंग्रोव्स ये सी एरिया में जाते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो ट्रांजिशन एरिया है फ्रॉम लैंड टू सी, this is called ecotone and they are classified as endangered by IUCN। तो ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल कैमल जो है उसका नाम क्या है? ड्रोमीडेरी कैमल। जो नॉर्मल कैमल राजस्थान में मिलता है उसका नाम है ड्रोमीडेरी कैमल। इसका कोई IUCN स्टेटस नहीं है, लेकिन खाराई कैमल का स्टेटस है क्या? एंडेंजर्ड। अब क्या ये WPA शेड्यूल 1 में है? यस, खाराई कैमल इज इंक्लूडेड इन WPA शेड्यूल 1, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज और आर यूनिक अबाउट खाराई कैमल, ए ब्रीड फाउंड इन इंडिया। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। यस, इट कैन स्विम। एक्चुअली ये 3 किलोमीटर से ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि दे कैन स्विम। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। It survives the grazing on mangroves. Yes, they graze on mangroves. It lives in the wild and cannot be domesticated. क्या ऐसा है क्या ये ऊँट को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता है? मान लो ये इस टाइप का ये जो फैक्ट है, ये थोड़ा एम्बिगुअस फैक्ट नहीं लग रहा है? ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट बातें कर रहा है?
क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऊँट, घोड़ा, इस टाइप के जानवर जो हैं ये डोमेस्टिकेटेड नहीं किए जा सकते हों? अगर डोमेस्टिकेटेड नहीं होते तो कच्छ रीजन में ये क्या कर रहे होते? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अलोन वी गेट टू द आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज बैक्ट्रियन कैमल। तो बैक्ट्रियन कैमल्स आर डबल हम्प्ड कैमल। इनके दो कुबड़ होते हैं। दे हैव डबल हम्प्ड कैमल। दे आर ऑल्सो फाउंड इन लद्दाख। ये नॉर्मली नेपाल, तिब्बत वगैरह में मिलते हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मिलते हैं। तो ये लद्दाख में भी पाए जाते हैं, ये याद रखना बस। तो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमल। दे हैव एफिशिएंट हाइड्रेशन कैपेबिलिटी। कैमल कैन ड्रिंक अप टू 200 लीटर्स ऑफ वाटर इन वन गो एंड रीहाइड्रेट क्विकली। मीन्स कैमल जो हैं एक बार में कम से कम 200 लीटर पानी आराम से पी जा सकते हैं। ब्लड एडेप्टेशन क्या है इनका? देयर ब्लड सेल्स आर ओवल शेप्ड। हमारी क्या है, हमारी देखिए ये इस तरीके की राउंड शेप्ड होती हैं, लेकिन कैमल की जो ब्लड सेल्स हैं वो ओवल शेप्ड होती हैं। अलाउइंग देम टू फ्लो स्मूथली इवन व्हेन डिहाइड्रेटेड। अब देखिए जब हम डिहाइड्रेटेड होती है, जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो जो वेसल्स होते हैं ना, जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड पास कर रहा होता है, दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है। अब ये जो राउंड शेप्ड ब्लड सेल्स होती हैं ये, इनके लिए स्पेस कम हो जाता है तो इनका जो फ्लो है थोड़ा कम, इनके फ्लो की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन कैमल के साथ क्या है कि ओवल शेप्ड जो ब्लड सेल्स हैं वो इजीली इसमें पास थ्रू करेंगी और इजीली ऑक्सीजन को हर बॉडी के हर पार्ट तक सप्लाई करती रहेंगी। अगर ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ब्रेन तक और दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगी, तो बॉडी के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो कैमल का एक ये यूनिक एडेप्टेशन है, मिनिमल वाटर लॉस। Camels can reduce sweat production and tolerate a body temperature rise of up to 41 degree Celsius before sweating. कैमल हम्प एक्ट्स एज ए फैट रिजर्वायर। ये देखिए नॉर्मली क्या अवधारणा है, क्या लोगों का मानना है कि कैमल के कुबड़ में पानी स्टोर होता है, कि कैमल अपने कुबड़ में पानी स्टोर कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो कुबड़ होता है ये कुछ नहीं है, बस एक फ़ैट स्टोरेज मीडियम होता है। इस फैट में जो पानी को ग्लूकोज और वगैरह उसमें फ़ैट में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है, जब ज़रूरत होती है तो इसी फैट को तोड़ के वाटर की जो पूर्ति होती है वो की जाती है। तो हम्प स्टोर्स फैट विच प्रोवाइड्स एनर्जी व्हेन फूड इज स्कार्स। व्हेन मेटाबोलाइज्ड फैट रिलीजेज वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट हेल्पिंग देम सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट ड्रिंकिंग। ठीक है, ये कुबड़ ही कारण होता है कि कैमल जो है लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है। नेजल एडेप्टेशन क्या है? देयर लार्ज नोस्ट्रिल्स ट्रैप मॉइस्चर व्हेन एक्सेलिंग रिड्यूसिंग वाटर लॉस। मीन्स जब ये सांस छोड़ते हैं तो इनके जो लार्ज नोस्ट्रिल्स हैं, ये जो बड़े बड़े इनके नोस्ट्रिल्स हैं, ये जो मॉइस्चर निकलती है सांस के साथ में उसको भी ट्रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट इज मैंग्रोव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ है पेड़ों की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मैंग्रोव्स ग्रो इन इंटरटाइडल जोन्स वेयर लैंड एंड सी मीट। जहाँ पे लैंड और सी मिलते हैं, मैंग्रोव्स जो है उस रीजन में उगते हैं। दे थ्राइव इन ब्रैकिश वाटर। दे आर हेलोफाइटिक। अब हेलोफाइट्स क्या होते हैं? देखिए एक तो होता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट क्या होता है? जो डेजर्ट क्लाइमेट में रह सकता है वो होता है जीरोफाइट। जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है वो वहाँ भी सर्वाइव कर सकता है, उसको बोलते हैं जीरोफाइट। हेलोफाइट क्या होते हैं? हेलोफाइट वो होते हैं जो थोड़े से सलाइन वाटर में, जो थोड़ी सलाइन एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंग्रोव ट्रीज़ क्या है? मैंग्रोव ट्रीज़ आर हेलोफाइटिक। दे कैन सर्वाइव इन हार्श एनवायरनमेंट्स विद हाई सैलिनिटी, लो ऑक्सीजन एंड टाइडल फ्लक्चुएशंस। इनके की एडेप्टेशंस क्या हैं? दे आर साल्ट टॉलरेंट, मीन्स स्पेशल सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स और सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स हेल्प देम सर्वाइव इन सैलाइन वाटर। देयर रूट्स आर एरियल, मीन्स हवा, ये जो पानी से ऊपर निकली हुई होती हैं, ये देखिए जैसे ये रूट्स हैं ऊपर की ओर निकली हुई हैं ना, ये देयर रूट्स आर एरियल रूट्स। सो रूट्स ग्रो अबव ग्राउंड टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन इन वाटरलॉग्ड ऑक्सीजन पुअर सॉइल। तो यहाँ पानी के अंदर तो क्या है कि वाटर लॉगिंग होती है और दलदल जैसा एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाती, तो रूट्स जो हैं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, ऊपर की ओर ग्रो करती हैं। इन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स दे हैव विविपैरिटी, दे आर विविपेरस, मीन्स सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी दूसरी स्पीसीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे नॉर्मली पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, पॉलेंस चाहिए। पॉलेंस कौन लेके आता है, बीज, बर्ड्स, ठीक है। ये पॉलेंस लेके आते हैं दूसरे मेल जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से फीमेल फ्लावर तक। लेकिन ये जो मैंग्रोव्स के केस में क्या होता है कि इनमें विविपैरिटी होती है, इनको किसी मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सीड्स जर्मिनेट वाइल अटैच्ड टू द ट्री बिफोर फॉलिंग इनटू द वाटर, इंक्रीजिंग सर्वाइवल चांसेस। मीन्स सीड्स जो होते हैं पेड़ से अटैच होते हुए भी जर्मिनेट हो जाते हैं, फिर पानी में गिरते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरवोवन रूट सिस्टम विच प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी अगेंस्ट वेव्स, स्टॉर्म्स एंड कोस्टल इरोजन। ये जो इंट्रिकेटेड जो रूट सिस्टम है ये इनको काफ़ी स्टेबल रखता है अगेंस्ट टाइड्स एंड स्टॉर्म्स। लीव्स हैव ए वैक्सी कोटिंग टू रिड्यूस वाटर लॉस, रेगुलेट सॉल्ट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सन। ये देखिए मैकेनिज्म ये समझाई गई है कि ये न्यूमेटोफोर्स हैं जो एरियल रूट्स हैं, पानी से बाहर निकला हुआ है, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू दीज स्पॉन्जी टिश्यूज ऑफ द न्यूमेटोफोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे सॉल्ट ग्लैंड्स होती हैं जो वैक्सी लीव्स होती हैं, वो सॉल्ट की प्रोडक्शन, जो सॉल्ट को जो है अंदर एंटर करने से रोकती हैं। ओके, सो व्हाट इज़ देयर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस? दे प्रोवाइड कोस्टल प्रोटेक्शन, शील्डिंग अगेंस्ट साइक्लोन से बचाते हैं, सुनामी, इरोजन से बचाते हैं। दे आर सम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मीन्स दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर लार्ज स्पीसीज ऑफ फिश, क्रैब्स, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा। दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, मीन्स ये एनवायरमेंटल जो एक्सेस कार्बन है उसको ट्रैप कर लेते हैं। दे स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ CO2, हेल्पिंग कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। What are the threats to mangrove trees? Deforestation, pollution, industrial activities, rising sea levels due to climate change. मेजर मैंग्रोव रीजन्स इंडिया में कौन से हैं? ये हैं, आप देख लीजिएगा, सुंदरबन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, पिचावरम मैंग्रोव इन तमिलनाडु, गल्फ ऑफ कच्छ, भितरकनिका मैंग्रोव्स, गोवा, महाराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार। ये देखिए, ये मैप पे शो किया हुआ है, आप इसको 2-4 बार देखेंगे, आपको लोकेशंस के बेसिस पर अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ कहाँ मैंग्रोव्स प्रेजेंट होते हैं। इस रीजन को खासकर फोकस करिएगा कि नॉर्मली क्या होता है कि इस रीजन पर लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कि गुजरात, कच्छ और ये गल्फ ऑफ खंबात में मैंग्रोव्स होते हैं कि नहीं होते हैं। सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सुंदरबंस आर नेम्ड आफ्टर द ट्री सुंदरी। सुंदरी एक मैंग्रोव ट्री है, उसके नाम के ऊपर ये सुंदरबन का नाम रखा गया है। मैंग्रोव्स इन लक्षद्वीप आर्किपेलागो एंड ऑन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब मैंग्रोव्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? ये कुछ स्टेप्स हैं। जैसे मिस्टी एक प्रोग्राम है, किसने चलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। साइम इनिशिएटिव है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम। इसमें क्या है कि मैंग्रोव इकोसिस्टम में एक्वा फार्म्स बनाए गए हैं, वहाँ पे मछलियों की कुछ प्रजातियों को कल्टीवेट किया जा रहा है। मैजिकल मैंग्रोव्स कैंपेन WWF इंडिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम, इट इज़ ए कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स। ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं? मैंग्रोव ब्रेक थ्रू, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। किसने लॉन्च किया है? COP27 बाई UN एंड ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस टू प्रोटेक्ट 15 मिलियन हेक्टेयर्स बाई 2030। अब मैंग्रोव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है जो 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये आज के हिसाब से भी इक्वली रिलेवेंट है। क्वेश्चन क्या है?
कि मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल, थॉटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिम्बर, डिफॉरेस्टिंग वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ palm cultivation, destruction of mangroves, illegal logging by tribals, and poaching only compounds the problem. Fresh water pockets are fast drying up due to deforestation and destruction of mangroves. इसका हिंदी मीनिंग होगा कि मोनोकल्चर मीन्स एक ही टाइप की फसल उगाई जाए। मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल ट्रीज, जो कमर्शियली जो अच्छे ट्री हैं, जो कमर्शियली वैल्यूएबल ट्रीज हैं, उनकी मोनोकल्चर करने से मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। दूसरा, थॉटलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टिम्बर, मतलब लकड़ी काटने, बिना सोचे समझे लकड़ी काटना, ज़्यादा लकड़ी काटना, उसको एक्सप्लॉयट करना। डिफॉरेस्टेशन और पाम कल्टीवेशन, मैंग्रोव को काट काट के उनकी जगह पाम ट्रीज़ को प्लांट करना। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स, इलीगल लॉगिंग बाय ट्राइबल्स, मीन्स जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के, वो अपनी लकड़ी वकड़ी के लिए मैंग्रोव्स को काट देते हैं। और पोचिंग ओनली कंपाउंड्स द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। एंड फ्रेश वाटर पॉकेट्स आर फास्ट ड्राइंग अप ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या है कि जो वहाँ पे पानी के पॉकेट्स हैं, जो पानी के एरिया हैं जहाँ पे पानी स्टोर्ड होता है, वो ड्राई हो रहा है, वो सूख रहा है। तो उसकी वजह से क्या है कि मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। द प्लेस रेफर्ड टू दिस कोटेशन इज, इस कोटेशन में कौन से प्लेस को दर्शाया गया है, कौन से, ये कोटेशन कौन से प्लेस के लिए फिट बैठता है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इज इट उड़ीसा कोस्ट, केरला कोस्ट, सुंदरबन। अब देखिए, मोनोकल्चर जो है एंड कमर्शियल लॉगिंग मीन्स कमर्शियल स्टेज पर लकड़ी काटना, क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है? नहीं, वो ऑलरेडी सेक्लूडेड एरिया है, वहाँ पे अभी अलाउड भी नहीं है। उड़ीसा कोस्ट पे उतने मैंग्रोव्स नहीं हुए हैं, मैंग्रोव्स भितरकनिका में, लेकिन उतने नहीं हैं। केरला कोस्ट पे भी इतने नहीं हैं। सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं? ये सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं सुंदरबन में। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सुंदरबन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। अब इसमें देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। असर्शन क्या है? देखिए, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। अगर कोई आप किसी भी स्टेटमेंट को ये पता कर लेते हैं कि ये गलत है या सही है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। चलिए देखते हैं। असर्शन कहता है, मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट्स। ठीक है, ये बात तो सही है कि वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम होते हैं, सी कोस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है, मीन्स असर्शन ए इज राइट। तो इसमें कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? असर्शन ए इज फॉल्स, ये खत्म हो गया। अब रीजन देख लेते हैं। दे स्टेबलाइज द शोर लाइन, क्या ये शोर लाइन को स्टेबलाइज करते हैं? यस। एंड एक्ट एज बुलवार्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स बाय द सी। अब देखिए, असर्शन क्या है कि असर्शन कह रहा है कि मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। अब ये वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्यों है? ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम है? अब रीजन इसको सपोर्ट करे या नहीं, ये हम देखते हैं। तो क्या ये शोर लाइन को स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए स्पेशलिस्ट इकोसिस्टम है? यस। क्या ये इंक्रोचमेंट ऑफ सी के अगेंस्ट काम करते हैं? क्या ये सी इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं? यस, क्योंकि अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो जो कोस्ट लाइन है वो सी इसको बार बार इरोड कर करके कोस्ट लाइन को और अंदर तक धकेलता जाएगा। तो इसको रोकने के लिए मैंग्रोव्स काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्या रीजन स्टेटमेंट जो है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion because mangroves are very specialized forest ecosystems because they stabilize shoreline and they act as bulwark against encroachment by the sea। तो रीजन और असर्शन, पहली बात तो दोनों ही सही हैं और रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
अगला क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया है, इन 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स कैन सर्व एज ए रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज। हाउ डू मैंग्रोव्स फंक्शन एज ए सेफ्टी हेजेस। अब देखिए, हैज का हिंदी मीनिंग होता है बाड़ा। इस टाइप के जो बाउंड्री होती है ना उसको कहते हैं बाड़ा, होता है हैज। तो 2004 की सुनामी में यह पता चला कि मैंग्रोव कैन सर्व एज रिलायबल सेफ्टी हैज अगेंस्ट कोस्टल जो कैलामिटीज़ हैं, जो कोस्टल डिजास्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, अब इसके पीछे का रीज़न देखना है कि ABCD में क्या सही है। द मैंग्रोव स्वाम्प्स, ए स्टेटमेंट ए देखते हैं। द मैंग्रोव स्वाम्प्स सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रॉम द सी बाई ए वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लिव नॉर वेंचर आउट। अब देखिए क्या स्टेटमेंट सही है कि मैंग्रोव स्वाम्प्स में लोग या तो जाते ही नहीं हैं या कभी घूमने भी नहीं जाते। ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, कोई ना कोई तो जाता ही होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द मैंग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। क्या किसी नेचुरल डिजास्टर के लिए आप मेडिसिन और फूड लेने मैंग्रोव्स में जाते हैं, या जो सप्लाई है गवर्नमेंट की या लोकल में उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? ओबियसली उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होंगे, मैंग्रोव्स में तो जाएंगे नहीं खाना पानी ढूंढने। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग ए साइक्लोन और सुनामी। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि मैंग्रोव पेड़ जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, डेंस होते हैं, तो वहाँ पर शेल्टर ले सकते हैं लोग साइक्लोन और सुनामी में। अब ये लॉजिकली क्या स्टेटमेंट सही है भाई? अगर सुनामी आ रही है या साइक्लोन आ रहा है तो कितनी तेज़ हवाएं चलती हैं, और दूसरी बात ऑलरेडी जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं वो डेंस हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर कितने ही लोग जा पाएंगे, है ना। पहली बात तो वहाँ शेल्टर लेने कोई जाएगा नहीं क्योंकि खुला एरिया है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बचा कौन सा स्टेटमेंट? डी, मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। मैंग्रोव ट्रीज जो हैं अपनी एक्सटेंसिव रूट्स के चलते तूफान में उखड़ते नहीं हैं, उखड़ के भागते नहीं हैं, इसलिए जो शोर लाइन होती है, जो कोस्ट लाइन होती है, उसको वो स्टेबल रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, 2015 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ एग्रीमेंट और हाई सीज ट्रीटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाई सीज ट्रीटी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए, क्योंकि ये हाई सीज ट्रीटी है तो ओबियसली ये ओशन में काम करेगी, जो हाई सीज हैं वहाँ पे काम करेगी। और बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, एक तो नेशनल जुरिस्डिक्शन जो है उसके बाहर, जैसे इंडिया की जो नेशनल जुरिस्डिक्शन है, मान लीजिए कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है यहाँ तक है, तो यहाँ के बाहर, ठीक है, और किसको प्रोटेक्ट कर रही है? बायोडाइवर्सिटी को। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, किसके अंडर काम करती है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UN क्लॉज। इंडिया का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इज इम्प्लीमेंटिंग। इट इज़ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, मीन्स जितने इसके मेंबर्स हैं उनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग होगी, इंडिया के ऊपर भी लीगली बाइंडिंग होगी। अदर रिलेटेड ट्रीटीज़ आर Part 11 Agreement, it governs deep sea mineral resources. UN Fish Stocks Agreement, it manages migratory fish stocks. Both are under UN clause. तो ये तीनों ट्रीटी जो हैं वो मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए UN क्लॉज के द्वारा इनेक्ट कराई गई हैं। अब UN क्लॉज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ये कब लागू हुई थी, ये कब फोर्स में आई थी? 1994 में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन। जैसे किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, संविधान होता है, ऐसे ये ओशन के लिए गवर्नेंस बॉडी है। तो इट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एस्टैब्लिशेस ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर ओशन गवर्नेंस, मैरीटाइम राइट्स एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ओशन से रिलेटेड जितने गवर्नेंस मेजर्स होंगे ये कौन एस्टैब्लिश करता है? UN क्लॉज। इसके की प्रोविजंस क्या हैं?
It provides freedom of navigation and overflight in international waters. Deep seabed mining regulations means it regulates deep seabed mining. जो सी होता है ना, उसके अंदर गहराई पे उसका जो सी बेड है जो 2-3 किलोमीटर की गहराई पे होता है, वहाँ पे अगर माइनिंग करनी है तो उसको कौन रेगुलेट करता है? ये बॉडी। मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, इट ऑल्सो रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज रिगार्डिंग ओशन। इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स क्या हैं? जैसा कि हमने अभी ये तीनों डिस्कस किए, पार्ट 11 एग्रीमेंट, यूएन फिश स्टॉक एग्रीमेंट, बीबीएनजे एग्रीमेंट। आप बस ये ध्यान रखना कि ये एग्रीमेंट किस किस चीज़ से रिलेटेड है। पार्ट 11 किससे रिलेटेड है? सीबेड माइनिंग। फिश स्टॉक किससे रिलेटेड है? फिश स्टॉक से। बीबीएनजे एग्रीमेंट रिगार्डिंग मरीन बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज। इट एस्टाब्लिशेस इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी रेगुलेट्स डीप सी माइनिंग। ठीक है, ये इसको रेगुलेट करती है। कौन कंट्री कितने एरिया में कहाँ पे माइनिंग कर सकता है, ये डिसाइड करती है। सो हियर आर की मैरीटाइम जोन्स अंडर यूएन क्लोज। जैसे हमने डिस्कस किया ना अभी, हाई सीज कहाँ गया? ये हाई सीज। ऐसे ही जो सी है, जो ओशन है, उसको कई टाइप के एरिया में डिवाइड किया गया है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है टेरिटोरियल सी विच एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स NM। देखिए ज़मीन पे क्या यूनिट होता है डिस्टेंस का? किलोमीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है किलोमीटर्स। लेकिन ओशन पर और हवा में, एयर में और वाटर में क्या डिस्टेंस का यूनिट होता है? दैट इज़ नॉटिकल माइल्स, NM। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू अराउंड 1.63 किलोमीटर्स। ओके, सो टेरिटोरियल सी कहाँ तक होते हैं? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब मान लीजिए ये आपका लैंड है, ये आपका कोस्ट है, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक ही टेरिटोरियल सी हो सकता है। अब इस पर क्या है, इस पर क्या प्रोविजंस हैं कि इन दिस एरिया ए कंट्री हैज़ फुल सॉवरेनिटी ऑफ कोस्टल स्टेट्स। मीन्स इस एरिया में किसी भी कंट्री की पूरी सॉवरेनिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन अपना शिप ले जा सकता है, कौन एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ सकता है इस एरिया के ऊपर से, तो इस सब के रिगार्डिंग किसी कंट्री की फुल सॉवरेनिटी होती है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। कंटिगुअस जोन कहाँ तक होता है? अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। इसमें क्या होता है कि कंट्री कैन कंट्रोल इट्स लॉ इन्फोर्समेंट अपॉन वेरियस एंटिटीज़ और पर्सन्स। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये होता है कहाँ तक? ये होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक। इस एरिया में क्या राइट्स होते हैं? किसी भी कंट्री को कंप्लीट राइट्स होते हैं ओवर मरीन रिसोर्सेज। अब इस एरिया तक जो भी मरीन रिसोर्स है, मान लो कोई पेट्रोलियम रिसोर्स हो गया, ठीक है, या फिश की कल्टीवेशन हो गई, ठीक है, या कोई इम्पोर्टेंट मिनरल हो गया, तो यहाँ तक किसी भी कंट्री को कंप्लीट राइट होता है इसको एक्सप्लॉइट करने का अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ अप टू 350 नॉटिकल माइल्स। यहाँ तक, यहाँ से आगे, यहाँ से लेके ये यहाँ तक पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं इसको। इसमें क्या है कि राइट्स ओवर सी बेड रिसोर्सेज, ए कंट्री हैज़ कंप्लीट राइट्स ओवर सी बेड रिसोर्सेज अप टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मीन्स अप टू 350 नॉटिकल माइल्स। ठीक। हाई सीज क्या होते हैं? हाई सीज ए सी एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, मीन्स जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ से बाहर का जो एरिया है, हियर आर हाई सीज। हाई सीज में क्या होता है? देयर इज़ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मीन्स कोई भी कमर्शियल या प्राइवेट शिप होगा या कोई भी प्राइवेट कमर्शियल बोट होगी, एयरक्राफ्ट होगा, वो यहाँ से फ्रीली जा सकता है, कोई किसी से उसको परमिशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ ओपन टू ऑल नेशंस। कोई भी कंट्री यहाँ के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। ऑब्वियसली इस कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को रेगुलेट कौन करेगा? ये करेगा
डीप सी माइनिंग मीन्स द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड है, डीप सी माइनिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ठीक है, अब पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? अब देखिए कि नॉर्मली जो ओर्स मिलते हैं, जो खनिज मिलते हैं ज़मीन पर, वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स, उनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, उनके अंदर घुसे हुए होते हैं। ठीक है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं कि सी बेड पर ऐसे ही डिपॉजिटेड ओर्स होते हैं अलग अलग मिनरल्स के। अब इन नोड्यूल्स में कोई एक मिनरल नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के कंपोजिट्स होते हैं। ठीक है, सो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर मिनरल रिच डिपॉजिट्स फाउंड ऑन डीप सी फ्लोर, प्राइमरीली इन द एबिसल प्लेन्स ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस। एबिसल प्लेन्स क्या होते हैं? जो सी बेड होता है बेसिकली, उसी को हम एबिसल प्लेन्स कहते हैं, जो प्लेन एरिया होता है सी बेड का। वैसे तो सी बेड पे माउंटेन्स भी होते हैं, ट्रेंचेस भी होती हैं अलग अलग, लेकिन जो प्लेन एरिया होता है उसको हम कहते हैं एबिसल प्लेन्स। सो की मेटल्स प्रेजेंट इन दीज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट। लोकेशन क्या है? क्लैरियन क्लिपर्टन जोन इन पैसिफिक ओशन, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन एंड पेरू बेसिन। ये की रीजन्स हैं फॉर दीज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है कोरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। कोरल्स आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स, दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स क्रिएटिंग कोरल रीफ्स, दे लिव इन कॉलोनीज, दे हैव ए symbiotic relationships with zooxanthellae algae which provide food via photosynthesis and provide color to these corals। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि ये कोरल पॉलिप्स होते हैं, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कोरल पॉलिप्स हैं। ठीक है, अब ये कोरल पॉलिप्स क्या सीक्रेट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनसे एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कहते हैं जूज़ैंथेले। ये ऑर्गेनिज्म इन कोरल पॉलिप्स के टेंटिकल्स पर अटैच हो जाता है और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब है कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता और दोनों ही एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये कोरल पॉलिप्स इन जूज़ैंथेले को क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं कि जहाँ पे आके ये रह सकें। अब ये रहते कहाँ हैं? ये कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। तो इनसे क्या होगा कि एक सॉलिड प्लेटफॉर्म तैयार होता है। उस प्लेटफॉर्म पर ये जूज़ैंथेले आके अटैच हो जाते हैं, ये रहने लगते हैं। अब दोनों रिलेशनशिप कैसे प्ले आउट करते हैं कि जूज़ैंथेले आर एल्गी। ठीक है, जूज़ैंथेले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मीन्स सनलाइट से ये फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करते हैं? ये फूड प्रोवाइड करते हैं किसको? कोरल पॉलिप्स को। कोरल पॉलिप्स उस फूड के यूज करके पानी को फिल्टर करते हैं, सी वाटर को फिल्टर करते हैं और इस जूज़ैंथेले को वाटर देते हैं। ठीक है, और बदले में क्या रिलीज़ करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसकी वजह से एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं कोरल्स। अब ये कोरल्स पर जो कलर होता है ना, ये किस वजह से होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ दिस जूज़ैंथेले एल्गी। ये अलग अलग कलर की होती है और कोरल पॉलिप डिफरेंट टाइप के शेप्स को क्रिएट कर सकता है, जैसे इस तरीके के। ये सब कोरल पॉलिप्स हैं, ये सब कोरल्स हैं। तो कोरल में जो हार्ड पोर्शन है दैट इज़ मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड हु सीक्रेट्स दिस? कोरल पॉलिप्स। ठीक है, और जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ जूज़ैंथेले, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस जूज़ैंथेले। सो व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच कोरल्स कैन ग्रो? कंडीशंस आर, टेम्परेचर है होना चाहिए 23 से 29 डिग्री तक, डेप्थ शुड नॉट बी मोर देन 50 मीटर्स, सैलिनिटी कितनी होनी चाहिए? सैलिनिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीडियम लेवल की सैलिनिटी 27 to 40 ppm,
एंड क्लियर एंड सेडिमेंट फ्री वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। कोरल्स आर इम्पॉर्टेंट टू मरीन लाइफ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। दे हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मीन्स ये कार्बन को ट्रैप करते हैं। दे सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम्स एंड हेंस आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। दे सपोर्ट वेरियस काइंड ऑफ फिशेज। इन छोटी छोटी फिशेज से बड़ी फिशेज को फीड करती हैं, बड़ी फिशेज से और बड़ी फिश को फीड करती हैं। तो एक तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम का ये बेसिस होता है कोरल्स जो होती हैं। कोरल्स प्रोवाइड ए प्लेस टू लिव फॉर ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फिश। कोरल्स आर ए प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन द मरीन इकोसिस्टम। अब बात कर लेते हैं कोरल रीफ्स की। अब देखिए कई सारे कोरल जब अटैच हो के काफ़ी बड़ी एक कॉलोनी टाइप की बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। ठीक है। कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेटिंग कोरल्स। टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स कितने हैं? एक तो होता है फ्रिंजिंग रीफ्स, मीन्स फाउंड अलोंग द कोस्ट लाइन्स। इस तरीके से ये जैसे ये मान लीजिए कोस्ट लाइन है तो इसके अलोंग साइड ये जो कोरल्स होते हैं ये फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं। ठीक है। बैरियर रीफ्स क्या होते हैं? इस तरीके से ये बैरियर रीफ्स हैं, एक लार्ज एरिया को ये कवर कर लेते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय ए लगून, मीन्स ये शोर से अटैच नहीं होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ्स क्या हैं? शोर से अटैच होते हैं, इनके बीच में लगून नहीं होता है, शोर के ही साथ साथ बने होते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। बैरियर रीफ क्या होता है कि शोर से थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं और बैरियर रीफ और शोर के बीच में एक वाटर बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं लगून। ठीक है। ये देखिए ये शोर है, ये कोरल रीफ है, इसके बीच की जो वाटर बॉडी इसको हम कहेंगे लगून। ठीक है। अगला है एटोल्स। एटोल्स क्या होते हैं? दीज आर सर्कुलर रीफ्स सराउंडिंग ए लगून। मतलब ये एक वाटर बॉडी है, इसके चारों ओर एक इस तरीके से एक रीफ डेवलप हो जाए तो इसको कहते हैं हम एटोल। लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं दे आर मोस्टली एटोल्स। पैच रीफ्स, स्मॉल आइसोलेटेड रीफ्स इन शैलो वाटर्स। सो कोरल रीफ्स कहाँ पाई जाती हैं इंडिया में? दे आर फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। What are the threats to coral reefs? Coral bleaching, ocean acidification, because ocean acidification increases CO2 absorption, reduces coral calcification. CO2 एब्जॉर्ब होगी तो ज़्यादा से क्या होगा? कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से कोरल की जो आउटर सेल होती है वो डिजॉल्व होने लगती है, उसकी वजह से कोरल अपना कलर छोड़ देती हैं, कोरल ब्लीच हो जाती हैं। कोरल को कलर कहाँ से मिलता है? जूजेंथले की वजह से। एसिडिफिकेशन की वजह से जूजेंथले जो होता है वो कोरल को छोड़ के चले जाते हैं, तो कोरल का जो कलर जो होता है वो लॉस हो जाता है। पॉल्यूशन एंड सेडिमेंटेशन विच ब्लॉक्स सनलाइट अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ जूजेंथले। ओवरफिशिंग एंड कोस्टल डेवलपमेंट डैमेजेस कोरल रीफ इकोसिस्टम। अब देख लेते हैं कोरल ब्लीचिंग। जब कोरल अपना कलर छोड़ देती हैं तो उसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ये किस वजह से होता है? रीज़न ये सब आपने देख लिए। जब जूजेंथले जब स्ट्रेस में आते हैं, जब जूजेंथले के कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहता है तो वो कोरल को छोड़ के तो ये कोरल्स को छोड़ के चले जाते हैं। कोरल्स अपना कलर लूज कर देते हैं, उसकी वजह से कोरल्स ब्लीच हो जाते हैं। So coral bleaching occurs when corals expel their symbiotic algae zooxanthellae due to stress, causing them to turn white and lose their primary food source. Causes of coral bleaching, ये causes हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अब देखिए बायोरॉक क्या होती है? बायोरॉक कोरल्स को रीस्टोर करने की एक टेक्निक है, सिंपली, और कुछ नहीं है। यहाँ पर एक फ्रेम है, इस फ्रेम को एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से जो सी वाटर में अवेलेबल जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्ट्स इसके ऊपर जमने लगते हैं, तो इस मेटल फ्रेम के ऊपर एक सॉल्ट फ्रेम डेवलप हो जाता है, जिसके ऊपर जो जूजेंथले हैं आके फिर से अटैच हो जाते हैं और अपनी कॉलोनीज बनाने लगते हैं।
तो ये आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। यस, क्योंकि इसको टेम्परेचर की रेंज कितनी चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। इससे कम में और इससे ज़्यादा में इसको घुटन होने लगती है, ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो स्टेटमेंट 1 सही होने की वजह से स्टेटमेंट बी एलिमिनेट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 कहता है मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। यस, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी कोरल है, ग्रेट बैरियर रीफ, तो लगभग 60% तो वर्ल्ड का कोरल वही मिलता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, सॉरी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। कोरल रीफ्स, अब थर्ड स्टेटमेंट है कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, कोरल रीफ्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज़ मोर देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी हियर इज़ करेक्ट। सॉरी, इसको ये थोड़ा टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। इनमें से किस किस में कोरल रीफ मिलती है। तो आंसर इज ऑप्शन ए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार। सुंदरबंस में कोरल रीफ नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि मार्शी लैंड है, तो मार्शी लैंड में कोरल रीफ सर्वाइव नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2007 में पूछा गया है द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इट इज फाउंड नियर द ऑस्ट्रेलिया विच इज ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन कि द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग, वाई इज दिस फिनोमेना ए कॉज ऑफ कंसर्न। ओशन एसिडिफिकेशन जो है कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है। स्टेटमेंट 1 कहता है द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब देखिए कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट कोरल्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, प्लांट्स ऑफ, दे आर प्लांट्स ऑफ सी। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स। कैल्सेरियस होते हैं कौन, कैल्सेरियस फाइटोप्लैंक्टन कौन होते हैं, कोरल्स। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, क्योंकि ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो क्या होगा, कौन सा एसिड बनता है ओशन में, बनता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ओशन में बनता है कार्बोनिक एसिड, इसकी वजह से कोरल्स का जो आउटर शेल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और कोरल्स जो है वो ब्लीच करने लगते हैं। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज राइट। स्टेटमेंट 3 देखते हैं द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वे विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब देखिए क्योंकि ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है तो यस कुछ एनिमल्स का तो सर्वाइवल थ्रेटन होगा ही ना। यस, ऑब्वियस सी चीज़ है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 4 द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इवेपोरेशन रेट जो होती है, इवेपोरेशन रेट वो हो जाती है कम। इवेपोरेशन कम होगा तो क्लाउड्स कम बनेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड्स कम बनेंगे। तो स्टेटमेंट 4 भी सही है। और कौन सा आंसर सही है इस हिसाब से, इस हिसाब से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स। इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप रिवाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थैंक यू।